हाय बच्चा लोग, सो आज अगेन मोस्ट वेलकम है हमारे इस बिंदास से चैनल में जिसका नाम है क्या, द स्कॉलर साहब। तो ये बिंदास का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, इस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में तो नॉर्मली क्लियर कर ही लिया था। मतलब डिजीज़ नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ डाली थी कि वायरल डिजीज़ कौन सी है, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, प्लेटिहेल्मिन्थेस से कौन सी है, नेमाटोड से कौन सी है, फंगस से कौन सी, तो डिफरेंट अमीबॉइड दुनिया भर का सब पढ़ लिया था। लेकिन आज हम लोग ये अपना ये बिंदास था कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या, इम्यूनिटी। क्या नाम है? इम्यूनिटी। तो आज हम लोग नॉर्मली इसी को शुरू करेंगे और इसी की चर्चा करेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो बच्चे लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल पिछली बार नीट में इसी से पूछे गए 2020 में, तो एकदम ध्यान से देखेंगे। और रही बात सवालों की, तो सवाल हम लोग चैप्टर के एंड में 50, 60, 100 जो भी होंगे सब के सब करा डालेंगे। ठीक है, आपकी फुल प्रिपरेशन यहाँ पर होती रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, चलो जल्दी से अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने नॉर्मली। तो वेलकम हियर बच्चा लोग, जो लिखा था वो बोल दिया नॉर्मली। देखो है क्या, हम लोगों ने नॉर्मली अपने फेसबुक पे, अपने टेलीग्राम पे और नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम पे चैनल्स क्रिएट करे हैं। चैनल्स क्रिएट क्या है, चैनल्स पहले से ही क्रिएट है। ठीक है, तो हमारा जो ये फेसबुक है और साथ साथ में इंस्टाग्राम है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो ये शॉर्ट वीडियोस होती हैं, वो वहाँ पर रहती हैं। मतलब जो शॉर्ट वीडियोस ट्रिक्स होती हैं, मिनिमोनिक्स होते हैं, तो उनको याद करने के डिफरेंट तरीके जो होते हैं वो यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं। सो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से इसको फॉलो कर लो, ताकि आपके भी मिनिमोनिक्स तैयार हो जाएँ, आप भी ट्रिक सीख जाए कि किस तरह से कैसे लेंदी टॉपिक्स को शॉर्ट फॉर्म में निपटाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आप हमारी पर्सनल कम्युनिटी है, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो, हमसे पर्सनली इंटरेक्ट हो सकते हो और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी वहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम की एक बात यह है कि यहाँ पर क्विज भी होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? क्विज भी होते हैं। तो आप टेम्परेरीली यहाँ पर क्विज भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो बच्चे लोग हरी अब, ठीक है, ये चांस है, जल्दी से इसको ग्रैब्स कर लो, जाने मत देना। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक की बात जो थोड़ी हम लोग ने करी है वो पहले पार्ट में कंप्लीट हो गई। और मैंने बोला था कि कोई भी चैप्टर हम लोग वन शॉट पे नहीं निपटाएंगे, लेकिन जब निपटाएंगे तो अनाउंस कर देंगे चैप्टर शुरू करने से पहले ही। तो ये चैप्टर हमारा 3 शॉट में निपट जाएगा। फर्स्ट शॉट कंप्लीट हो गया, सेकेंड शॉट में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इम्यूनिटी की। आ जाते हैं भैया इम्यूनिटी पे। तो इम्यूनिटी पे नॉर्मली शुरू करेंगे क्या? ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो अगर आपसे बोलेंगे व्हाट इज इम्यूनिटी, अगर आपसे सिंपल सा ये सवाल आपके सामने मुंह पे खींच के मारा जाए आपके कि व्हाट इज इम्यूनिटी, तो बच्चा आप क्या जवाब दोगे? कि अरे भैया इम्यूनिटी क्या होती है? अरे कुछ नहीं होती, जो हमको बचाए वही इम्यूनिटी। मतलब गड्ढे में गिर रहे हो, अगर आपको कोई बचाए तो इट इज योर इम्यूनिटी ना। ठीक है, तो सिंपल वाला बच्चों वाला जवाब देते हो। ठीक है, देखो हमारी इम्यूनिटी जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको पहचानना, उनका रिस्पॉन्स करना और साथ साथ में उनके खिलाफ एक मेमोरी जनरेट कर लेना कि अगली बार अगर साहब ऐसा कोई मिल जाएगा तो गोली से उड़ा देंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं इट इज द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को साहब इम्यूनिटी देता है। कैसे देता है? जो अभी हमने आपको यहां पर बात समझाई थी, बाय रिकॉग्नाइजिंग, पहचानेगा जो भी पैथोजन, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा, इन्वेड करेगा हमारी बॉडी में, उसको पहचानेगा। पहचानने के बाद दूसरा उसका काम ये होता है कि अगर पहचान लिया तो आप रिस्पॉन्स भी दो, तो वो रिस्पॉन्स भी देगा। एंड रिमेंबरिंग फॉरेन एंटीजेंस, मतलब बाहर से जो भी एंटीजेंस आए होंगे उनको याद रखेगा कि साहब देखो, याद रखने का सेंस क्या था, कि उसको याद रखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। भाई सपोज दैट कि आपके घर में कोई चोर आया है और आपको मालूम है कि आपके रिश्तेदारों, मतलब आपने स्कैन करी शक्लें कि आपके रिश्तेदारों में से किसी में से मैच नहीं करता, तो आप कहोगे आप कौन? तो वो कहेगा हम तुम्हारे घर में डाका डालने हैं। मतलब आपको मतलब बहुत ही सभ्य चोर है जो आपको पहले से बता रहा है कि आपके घर में चोरी करने आए। तो अगर आपके अंदर दम होगा तो आप उसे मार के भगा लोगे और आप उसकी शक्ल भी याद रखने की कोशिश करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा हमारे घर में डाका डाल जाए, है कि नहीं है? तो यही वजह होती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में बाहर से आई हुई एंटीजेंस होते हैं उनको रिमेंबर करता है। मतलब उनको याद रखेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा नौबत पड़ जाए और दोबारा हमारे शरीर में ये आ जाए और हम इसको पहचान ना पाए। तो याद रखना एक बहुत ही यूनिक मतलब प्रॉपर्टी है हमारे इस इम्यून सिस्टम की। ठीक है, अब देखो इस इम्यून सिस्टम का क्या खेला है। नॉर्मली देखो खेला इसका क्या खेला है, इट प्ले रोल्स इन द एलर्जिक रिएक्शन। देखोगे आपको कभी एलर्जी हो जाती है, किसी के सामने छोटी सी इधर की चीज खोलो, दे फचापच छींकना शुरू कर देते हो,
तो इट मे बी एलर्जी, ठीक है, ये एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जिक रिएक्शंस कभी कभी हो जाती हैं। यह देखा होगा कि सडनली मतलब जो है ना किसी नई जगह पर गए तो मतलब जो है ना वहाँ पर आप मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत नॉर्मली हो रही है, या आपकी स्किन कलरेशन में रैशेस आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तो ये सब भी दिक्कतें कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये सब दिक्कतें हो जाती हैं तो ये कुछ नहीं होता, ये एलर्जी होती है। तो उस एलर्जी का रिस्पॉन्स भी कौन देगा? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी देगी, ठीक है। और ये देखो, हर चीज़ के अच्छे एस्पेक्ट भी होते हैं, अच्छे पहलू भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ख़राब पहलू भी होते हैं। तो अगर हम अपनी इम्यून सिस्टम की बात करें तो उसका एक ख़राब पहलू ये है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ अभी इनकी हम लोग आगे बात करेंगे। रिमेटाइड है, ठीक है, रिमेटाइड आर्थराइटिस है, तो ये सब है। और इसके अलावा हाशिमोटो डिजीज़ है। तो ये सब डिजीज़ जो होती हैं सब ऑटो इम्यून, मतलब हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है वो खुद ब खुद हमको कोई ना कोई बीमारी दे देगी। अब वो बीमारी किस सेंस में देगी तो इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। और साथ साथ में ये भी एक और मतलब रोल प्ले करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा जाता है तो ये हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है ये इस बात को नकारती है कि नहीं नहीं, मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जो ऑर्गन लग रहा है उसमें हमारे शरीर की सेल नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की सेल आ रही हैं, कोशिकाएं आ रही हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो उसको नकारेगा कि हटाओ हटाओ ये हटाओ। तो यहाँ पर भी इसका एक अपना अहम रोल है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है। अब देखो हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। इसमें हमारे लिम्फाइड ऑर्गन्स हो जाएंगे। अब लिम्फाइड ऑर्गन अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, नॉर्मली अभी मिल जाएगा बोन मैरो फलाना ढिमकाना, ठीक है। थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, सब मिल जाएंगे आगे। इसके अलावा कुछ टिश्यूज़ भी हो जाएंगे, कुछ सेल्स भी हो जाएंगी, और साथ साथ में एंटीबॉडीज़ भी हो जाती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होगा। उसमें लिम्फाइड ऑर्गन्स भी होंगे, कुछ लिम्फाइड टिश्यूज़ भी होंगे, कुछ उसमें सेल्स भी होंगी, और साथ साथ में एंटीबॉडीज़ भी होंगी। और याद रखना, एंटीबॉडीज़ बस केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है। ये कोई सेल नहीं होता है कि एंटीबॉडी अगर बोला तो एक एंटी मतलब एक बॉडी सामने आ रही होगी, है ना। तो वो आप इमेजिन मत करना, बिकॉज एंटीबॉडी किसी तरह की कोई सेल नहीं है, जस्ट मतलब ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बस केमिकल्स होते हैं, तो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है। अब देखो जो हम लोग बात कर रहे थे अपने लिम्फाइड ऑर्गन की, तो ये हमारे सामने लिम्फाइड ऑर्गन आ गया, ठीक है। तो मतलब अगर हमसे पूछें कि लिम्फाइड ऑर्गन क्या होता है, कहेंगे दीज आर ऑर्गन वेयर द ओरिजिन, मैचुरेशन एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट अगर। अब देखो लिम्फोसाइट की बात आ गई तो ज़रा लिम्फोसाइट के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं, ताकि बच्चे लोग परेशान ना हो कि यहाँ पता नहीं क्या मतलब पढ़ा के चले गए, कि मतलब हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा भाई। अगर हम बात करें कि अपने इस लिम्फाइड ऑर्गन की, तो लिम्फाइड ऑर्गन में अगर नॉर्मली लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो वाटर लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं ज़रा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट क्या होती हैं? एक तरह की WBCs होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा किसके बारे में? WBCs के बारे में। तो WBCs का ओवरव्यू कुछ ऐसा होता है कि इसमें कुछ होती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या होती हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स, छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। और कुछ होती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ये तो बचपन में पढ़ा होगा। ग्रेनुलोसाइट्स की अगर आप बात करोगे तो ग्रेनुलोसाइट्स 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की कौन कौन सी होती हैं? एक होती है न्यूट्रोफिल्स। क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स। एक होती हैं एसिडोफिल्स, या इन्हीं को यूसिनोफिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को यूसिनोफिल्स भी कहा जाता है। और कुछ होती हैं क्या, ये होती हैं बेसोफिल्स। क्या होती हैं? बेसोफिल्स। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाए तो ये 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं क्या, लिम्फोसाइट्स, और एक होती हैं क्या, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट भी 2 तरह की हो जाती हैं। एक हो जाती हैं टी लिम्फोसाइट, और एक हो जाती हैं क्या, बी लिम्फोसाइट, है ना। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है, WBCs को लेकर। तो ये लिम्फोसाइट क्या होती है? एक तरह की WBCs ही होती है। तो अगर आप WBCs का क्लासिफिकेशन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस साइज, तो इतना सारा आपको वहाँ पर ये तमाशा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मली ध्यान देना इस चीज़ को। तो
लिम्फॉइड ऑर्गन नॉर्मली वो होंगे जहां पर लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होगी, मतलब लिम्फोसाइट्स को मतलब डब्ल्यूबीसीज को बनाया जाएगा। तो हम खास करके पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट का ही नाम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लिम्फोसाइट का यहाँ पर कुछ अपना एक अहम रोल होगा, ठीक है। तो लिम्फोसाइट की ओरिजिन होगी, लिम्फोसाइट यहीं पर बड़ी भी करी जाएंगी और यहीं पर इनका प्रोलिफरेशन भी हो जाएगा। तो ये ऑर्गन कहलाते हैं क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन, जहां पर लिम्फोसाइट की ओरिजिन, मैचुरेशन और साथ साथ में प्रोलिफरेशन हो कहलाएंगे क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन। अब देखो लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के हो जाते हैं। अब दो तरह के क्या, देखो पहला आपको टाइप दिया क्या, टाइप वन के हमने बोल दिया कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, क्या बोल दिया, इनको बोल दिया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इनको बोल दिया क्या, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अब दिमाग में आया कि अभी इन्होंने समझाया हमको कि क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गन, लेकिन अभी बात घुमा के चले गए साहब ये कि लिम्फॉइड ऑर्गन दो होते हैं। अब ये दो क्यों हम पढ़ेंगे, तो दो इसलिए पढ़ना है क्योंकि अभी आपने लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ा कि जहां पर डब्ल्यूबीसीज को पैदा करा गया, मैच्योर करा गया, प्रोलिफरेट करा गया। लेकिन सेकेंडरी लिम्फॉइड ये कहलाएंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, मतलब जहां पर ये काम धाम हुआ था, मतलब ओरिजिन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ लिम्फोसाइट का, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लेकिन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर मतलब प्रोलिफरेशन हो जाएगा, निकलने के बाद वहां पर जाकर इनकी प्रोग्रामिंग, फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जहां पर ये डिफरेंट एंटीजन्स को पहचानती हैं जाकर, और मतलब उसके बाद का जो भी काम होगा वो उन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। मतलब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का जो काम था वो देखो ऊपर या सेंटेंस में मेंशन कर दिया, लेकिन सिर्फ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन काम होगा, इसके बाद जो तीनों काम थे, ओरिजिन, मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन लिम्फोसाइट का, इसके बाद जो भी काम होंगे वो सब के सब कहाँ होंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होने। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आ जाओ भाई, ये प्राइमरी हम लोग पढ़ रहे थे तो प्राइमरी आ जाओ। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो, थाइमस ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, कसम से कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दो चीजें खाली बस छटपट खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो कह रहे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, कह रहे हैं ऐसा ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट को मैच्योर करा जाए और साथ साथ में डिफरेंशिएट करा जाए। देखो डिफरेंशिएट की बात आ गई ना, डिफरेंशिएट की बात आ गई, मतलब अभी टी भी होंगी, बी भी होंगी, ठीक है। तो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, मतलब जो ये अभी लिम्फोसाइट मैच्योर हुई थी उनको डिफरेंशिएट करके क्या बना दिया जाए, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब अगर कोई एंटीजन हमारे शरीर में मौजूद होगा तो उसकी मौजूदगी में ये सेंसिटिव हो जाएंगी और हमारे मतलब ऑर्गन्स को, मतलब अदर ऑर्गन्स को, या जिससे वो कोरिलेट कर रही होगी उनको ये संदेशा पहुंचाएगी, खास करके डब्ल्यूबीसीज को संदेशा पहुंचाएगी और किसी को संदेशा नहीं पहुंचाएगी कि भैया हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। तो एंटीजन सेंसिटिव यही, और लड़ने की क्षमता भी अभी यही सब रखेंगे। तो इनकी आर्मी की बात अभी हम लोग आगे कर लेंगे भाई कि किस तरह की इनके पास आर्मी होती है। अब दो तरह के ये आपको मिलेंगे, जो हमने पहले ही आपको बक दिया था कि बोन मैरो होगा और थाइमस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बोन मैरो और थाइमस, दीज आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, कभी मत भूलना, ठीक है। हड्डी, मतलब जो भी लोग भैया नॉनवेज होंगे, अगर उन लोगों ने पाया खाया होगा तो उन लोगों ने बोन मैरो ज़रूर देखा होगा। हड्डी को ऐसे ऐसे करके उसमें से पाया निकालते हो, मतलब बोन मैरो निकालते हो। तो बोन मैरो भी न्यूट्रिटिव होता है, जो लोग खाते हैं, जो नहीं खाते हैं प्लीज़ मुंह मत बनाइएगा, ठीक है। तो बोन मैरो खाने की चीज़ है, जो लोग खाते हैं उनके लिए, ठीक है। जो नहीं खाते हैं वो खुश रहे सब्जी भाजी में ही। तो बोन मैरो भी हमारे बॉडी में, मतलब हमारी जो बोन्स होती हैं उनमें दो तरह का होता है, एक रेड बोन मैरो होता है और साथ साथ में हमारा एक येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो जो होगा वो बोन के एंड में होगा, देखो ये बोन की एंड थी, बोन के एंड पे क्या होगा, रेड बोन मैरो होगा। और जो बोन अंदर से हॉलो होती, बोन ऐसी होती है अंदर से हॉलो होती नहीं होती अंदर, तो अंदर से अगर हॉलो होगी तो उसके बीच में देखो ये आप देख रहे हो, ये देखो उसमें येलो बोन मैरो देख रहे हो, तो ये येलो, तो दो तरह का बोन मैरो भी हो जाता है, ठीक है। तो बोन मैरो की तो नॉर्मली बात होगी। अब हम इस टिश्यूज़ की खास करके बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने क्लास 11 में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा, ठीक है, जब आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आ जाओ थाइमस के बारे में। तो थाइमस क्या होती है, थाइमस एक तरह की हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या है, एक तरह की हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अब इसमें दो लोब होते हैं लगभग, ये जो कैरिना होता है यहाँ पे ये ब्रोंकाई का बाइफर्केशन होता है, लगभग वहीं पर मौजूद होती है। और ये दो लोब होता है, एक इसका राइट लोब होता है जो राइट साइड में बॉडी के मौजूद होगा, राइट साइड में मौजूद होगा तो राइट लोब, लेफ्ट साइड में मौजूद होगा तो लेफ्ट लोब, ठीक है। पलट के मत देखेंगे, सामने से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा भैया कि राइट लोब क्या है, लेफ्ट लोब क्या है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी इनकी बात हम लोग कर लेते हैं, बोन मैरो की और साथ साथ में थाइमस की, ठीक है। अब देखो बोन मैरो में क्या होता है, दोनों की दोनों जो लिम्फोसाइट, अभी हमने यहाँ पर आपको कुछ बताया था स्लाइड में, देखो इधर वाला आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, दो लिम्फोसाइट थी कि नहीं थी, ये देखो
लिख देते हैं, फिर से इधर वाला आ जाते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो होती हैं, वो तो पीछे दिख नहीं रहा होगा मेरे पीछे, लिम्फोसाइट, हम पीछे ही बैठे, मेरे पीछे ही लिम्फोसाइट दो तरह की थी, एक थी टी लिम्फोसाइट और एक थी क्या, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों कहाँ पर बनती हैं, दोनों की ओरिजिन कहाँ है, दोनों की ओरिजिन है भैया बोन मैरो, क्या है, दोनों की ओरिजिन है बोन मैरो, ठीक है, जिसको अस्थि मज्जा कहा जाता है हिंदी में, बोन मैरो को। तो दोनों की ओरिजिन क्या है, दोनों की ओरिजिन है बोन मैरो, इतनी तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो बोन मैरो का क्या काम था, इन WBCs को बनाना, मतलब जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं वो सब की सब कहाँ बनती हैं, सब की सब बोन मैरो में बनती हैं। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी क्या थी भैया, ये भी तो ब्लड सेल ही थी, तो ये ब्लड सेल भी कहाँ बनेगी, ये ब्लड सेल भी बोन मैरो में बनेगी। तो इतनी तो कहानी बोन मैरो की खत्म हो गई। ये तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बातें अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, यानी कि चुपचाप पढ़ाओ निकल लिया, ठीक है। लाइक करना मत भूलना, शेयर भी कर देना, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पागलो, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत ही बिंदास ही लेक्चर्स हैं, ठीक है, गोल्डन लेक्चर्स, ठीक है। अब देखो आ जाते हैं थाइमस पे, ये देखो थाइमस बनी, देख लो इस बंदे के एकदम गले में, देख लो ये आयरन मैन नहीं, यहाँ पे उसका टेसरेक्ट लगाया होगा, ठीक है, तो वो सब कुछ नहीं है, ठीक है, ये आयरन मैन नहीं है, ये थाइमस ये आपके भी मौजूद होगी, ठीक है। ये देखो थाइमस, ये देखो लगभग है यहाँ पे, देखो दिखाई गई इधर वाली है, ठीक है, देख लोगे कहाँ पर होता है, ठीक है, जहाँ पर ये प्राइमरी ब्रोंकस यहाँ पे बाइफरकेट करेगा वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, हार्ट के पास लगभग देखने को मिलेगा। जो ये हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं, जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम, तो स्टर्नम ये यहाँ पे जो ये हड्डी है ये वाली, इसको कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम के नीचे ही देखने को मिलेगा, तो ब्रेस्ट बोन क्या कहलाती है, स्टर्नम, तो स्टर्नम के नीचे होगा और हार्ट के पास होगा, ठीक है। अब इसकी एक खास बात सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम पूरा चैप्टर है, तो उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एक बात फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान सुनना, जब पैदा होता है बच्चा तो थाइमस जो होती है वो बड़ी होती है, लेकिन धीरे 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 कम होती चली जाती, मतलब प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत ही छोटी हो जाती है। मतलब जो बुढ़ापा आना है, इम्यूनिटी कमज़ोर होनी है, वो इसी थाइमस की वजह से होनी है। मतलब कुछ अगर ऐसा कर लिया जाए कि बुढ़ापे में भी नई थाइमस लगा दी जाए तो बंदा एकदम चंगा भला हो सकता है, ठीक है, बट इतनी सोचने वाली बात नहीं, आप अभी यहीं पर रहो, ठीक है, रिसर्च करना तब देखना, ठीक है। तो प्यूबर्टी मतलब वयस्क अवस्था तक आते आते इस थाइमस का साइज घटने लगता है, लेकिन जब पैदा हो तब बड़ी होती है, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े हो गए वैसे वैसे ये छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। इससे निकलने वाला हार्मोन क्या है, जिस किसी को भी अगर इससे निकलने वाला हार्मोन पता है तो भैया कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। देखो अब देखो हमने नाम दिया था बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। फिर से आ जाते हैं पीछे, नई स्लाइड ले लेते हैं, हाँ फिर से पीछे, क्या मार जाए बार बार पीछे, देखो इधर ही देखो हम जो बता रहे हैं। हमने दो लिम्फोसाइट पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक पढ़ी थी बी लिम्फोसाइट और एक पढ़ी थी टी लिम्फोसाइट। तो बी और टी लिम्फोसाइट जो बीटी कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, ठीक है। एक पढ़ी थी आपने बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक आपने पढ़ी थी क्या, टी लिम्फोसाइट, क्या पढ़ी थी, टी लिम्फोसाइट। अब इनको बी और टी क्यों कहा, जरा ये भी सुन लो, ठीक है। देखो दोनों बनी कहाँ थी, दोनों बनी है, दोनों की ओरिजिन कहाँ हुई, दोनों की ओरिजिन हुई है बोन मैरो में। कहाँ हुई है भाई साहब, बोन मैरो में, बोन मैरो में ओरिजिन दोनों की हुई है। लेकिन बी लिम्फोसाइट जो मैच्योर होगी, ठीक है, जो इसका मैच्योरेशन होगा, या इसकी सीधा सीधा कह दो कि इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी, क्या होगी, जो इसकी प्रोग्रामिंग होगी, प्रोग्रामिंग नहीं कि इसमें कोई प्रोग्राम इंसर्ट कराया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये मत समझेंगे, बस इसको मिलवाया जाएगा एंटीजनों से डिफरेंट ताकि ये मतलब अपने आप को क्या कर ले, तैयार रखे कि भैया किसी भी इन्फेक्शन से कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। तो जो बी लिम्फोसाइट की प्रोग्रामिंग होगी या मैच्योरेशन होगा, ये भी कहाँ होगा, बोन मैरो में। कहाँ होगा, बोन मैरो में, इसीलिए इसको कहा गया क्या, इसीलिए इसको कहा गया बी लिम्फोसाइट। लेकिन अगर बात कर लो टी लिम्फोसाइट की, तो टी लिम्फोसाइट में जो प्रोग्रामिंग होती है, जो इसका मैच्योरेशन होता है, ठीक है, या इसको बोल लो क्या, इसका मैच्योरेशन होगा, इसका मैच्योरेशन जो होगा वो होगा थाइमस में। कहाँ होगा, थाइमस में। तो थाइमस में हो रहा है इसीलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं, बोन मैरो में मैच्योरेशन हो रहा है इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं। तो भैया भूल मत जाइएगा, ठीक है, मैंने जो समझाने की कोशिश करी है, कह रहे इमेच्योर टी लिम्फोसाइट
फ्रॉम बोन मैरो इज माइग्रेटेड टू द थाइमस एंड मेच्योर्ड। जो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट थी वो बोन मैरो से माइग्रेट करके थाइमस में पहुंच जाती हैं और फिर क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, जो कि अभी हमने आपको बता दिया। ठीक लो भैया, थाइमस में मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट का है और बोन मैरो में मैच्योरेशन जो है वो बी लिम्फोसाइट का है। लेकिन इन दोनों की ओरिजिन कहाँ है, इन दोनों की ओरिजिन है भैया बोन मैरो। तो भैया कॉन्सेप्ट भूल मत जाइएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ, भूल गए तो लाठियों से बजाएंगे। अब देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन देख लो भाई, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बहुत ही सस्ते में बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चल रहा है, ठीक है, ये ना कहना कि वहाँ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई, सीबीएसई वाले अलग, आईसीएसई वाले अलग हैं, ठीक है, सब एक ही साथ पढ़ो, ठीक है, सब नीट ईट के लिए ही है आपके लिए। मतलब ये मत समझिएगा कि मतलब सर जी जो पढ़ा रहे हैं अभी उन लोगों को अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग नहीं है, नीट का पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई का चल रहा है, आईसीएसई चल रहा है, पढ़ो आप कुछ भी, ठीक है, निकलेगी एक ही चीज़, नीट नीट नीट, एक ही चरस आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो है नीट, ठीक है। जब ये निकलेगा तभी क्या दम लिया जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं, हार नहीं मानी जाती है ना, छोड़ दिया पीछे पीछे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो देखो, पढ़ते चलो, लड़ते चलो, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या था, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमने ये कहा था कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से लिम्फोसाइट जब निकलती हैं तो इंटरेक्ट करती हैं डिफरेंट एंटीजन के साथ और उनके साथ प्रोलिफरेट कर जाती हैं और एक इफेक्टर सेल बन जाती, मतलब इफेक्ट देने वाली सेल बन जाती, मतलब मुकाबला करने वाली सेल बन जाती हैं। तो अब वो ऑर्गन जहां पर ये काम हुआ है वो ऑर्गन कहलाएगा क्या, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि प्राइमरी तो बना चुका था, है ना। कह रहे द ऑर्गन टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेटेड। अब मैच्योर्ड लिम्फोसाइट जहां पर माइग्रेट कर जाए, थाइमस में तो मैच्योर हो गई थी, बोन मैरो में मैच्योर हो गई थी, अब यहाँ से मैच्योर होने के बाद ये साहब निकलेंगी तो कहाँ जाएंगी, किसी दूसरे ऑर्गन के पास। जिस भी ऑर्गन के पास ये मैच्योर्ड लिम्फोसाइट पहुँचेंगी उस ऑर्गन को कहेंगे क्या, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लेकिन इस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का ये काम है कि इनकी मुलाकात कराएगा डिफरेंट एंटीजन से, प्रोलिफरेशन भी होगा वहाँ पर, लड़ाई झगड़ा भी होगा, निपटाया भी जाएगा, और निपटने के बाद ये सेल मुकाबला करने वाली सेल्स बन जाएंगी जिनको कहते हैं क्या, इफेक्टर सेल्स। क्या कहते हैं, इफेक्टर सेल्स। जरा ध्यान दो, तो कह रहे हैं द ऑर्गन टू विच द मैच्योर लिम्फोसाइट माइग्रेटेड फ्रॉम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन था, बोन मैरो थाइमस था। कह रहे इंटरेक्ट विद एंटीजन, देखो मुलाकात हुई ना हुई एंटीजन से, एंड देन प्रोलिफरेट टू बिकम द इफेक्टर सेल। उसके बाद क्या, उसके बाद ये बन जाती हैं क्या, इफेक्टर सेल्स। क्या बन जाती हैं, इफेक्टर सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे खींच के मारा है, पहला एग्जाम्पल है स्प्लीन। याद रखिएगा एक एक चीज भैया, सेकेंडरी लिम्फोइड में पहला और स्प्लीन है, दूसरा क्या है, लिम्फ नोड है, तीसरा क्या है, टोन्सिल्स है। देख लो भाई, टोन्सिल्स भी आ गए। टोन्सिल्स देखे होंगे ना, जब कभी सुना होगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, अक्सर फीवर होता है तो टोन्सिलाइटिस हो जाती है, टोन्सिल स्वेल कर जाते हैं। उसके अलावा पायर्स पैचेस हैं। पायर्स पैचेस जो होंगे ये मिल जाएंगे कहाँ पर आपको, ये मिल जाएंगे भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ मिल जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में मिल जाएंगे। देखो बने हुए ये पायर्स पैचेस भैया, ठीक है, ये देखो पायर्स पैचेस बने, देख लो भाई। और देख लो ये टोन्सिल्स, देख लो ये देखो टोन्सिल्स आपको नजर आ रहे होंगे, इधर देखो टोन्सिल्स, और ये देखो इसमें स्वेलिंग आ गई, तो ये टोन्सिलाइटिस हो गई, ठीक है, इन्फ्लेम हो गई, बिकासुल खाओ जाके, ठीक हो जाएगा। इसके अलावा माल्ट जो होते हैं, मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं, मतलब म्यूकोसा जो होती है। अब म्यूकोसा कहाँ होती है, म्यूकोसा होती है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन की जो सबसे इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। तो म्यूकोसा से एसोसिएट हुए थे कुछ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, उनको कहते हैं क्या, माल्ट। क्या कहते हैं, माल्ट। इसके अलावा जो अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट पढ़ा होगा। तो अब फिर से एक बार नई स्लाइड ले लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। देखो भाई समझाने के लिए तुम्हारे लिए कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, पढ़ा ही होगा बचपन में, पढ़ा नहीं पढ़ा है, देख लो, नहीं पढ़ा है तो देख लो यार। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भैया कुछ पार्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है डिडनम, एक होता है जिजनम, एक होता है इलियम, यही तो होता है DJI। इसके अलावा आती है क्या भाई, लार्ज इंटेस्टाइन। होता ही नहीं होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन देख लो भाई। इसके अलावा क्या होगा, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके बारे में भी कभी ज़िंदगी में पढ़ाई होगा 11th क्लास में, जब क्लास 11 में रहे होंगे, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम, CCR, ठीक है। तो सीकम जो होता है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस तरह का ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इधर भाई ये पाइलोरिक स्फिंक्टर खुल रहा होता है, ठीक है।
तो ये क्या है, यही है सीकम, ये पहला पार्ट है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें ये देख रहे हो कि स्ट्रक्चर निकला, इसको कहते हैं क्या, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अब ये मेरे पीछे आ रहा है, ठीक है, अपेंडिक्स मैंने बोल दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा अपेंडिक्स के बारे में, ठीक है। देख लो ये अपेंडिक्स बना हुआ है, ठीक है, देख लो, इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है। और जब यही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स थोड़ा सा स्वेल कर जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो इसको बोलते हैं अपेंडिक्साइटिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्साइटिस, ठीक है, बड़ा हो जाता है स्वेल, तो उसको ऑपरेट करके आपको हटाना पड़ता है। तो अपेंडिक्स भी क्या है, एक तरह का सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ही है, जो अभी हम लोग बात यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी किसकी, स्प्लीन की। किसकी बात करी थी, स्प्लीन की। तो स्प्लीन के बारे में सभी को पता होगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कौन है, यही स्प्लीन है। इसके अलावा ब्लड बैंक कौन होता है, यही स्प्लीन होता है। प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर स्टोर रहता है, वो स्प्लीन में ही रहता है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है इसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, तो स्प्लीन ही है। तो ये बहुत सारे इसके ऊपर सवाल है, ठीक है। तो पहली बात तो ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके पास लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। क्या होती है, लिम्फोसाइट, बता जो कि लिम्फो, और फैगोसाइट्स भी होती हैं। फैगोसाइट्स मतलब जो बेसोफिल्स होती हैं उन्हीं को कहा जाता है। मोनोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स हैं, ये सब होती हैं, ठीक है। मोनोसाइट लिख दो यहाँ पर, तो मोनोसाइट्स भी रखा होता है। तो मोनोसाइट भी तरह की WBCC हम आपको पीछे स्लाइड में बता चुके थे, ठीक है। कह रहे रिमूव्स वॉर्न आउट आरबीसीज एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। जो मरी हुई आरबीसीज होती हैं, वॉर्न आउट आरबीसीज मतलब ग्रेवयार्ड है, तो आरबीसीज जो मतलब जिनकी डेथ हो चुकी होगी, जो 120 डेज इस लाइफ स्पेन अपना कर चुकी होंगी, उनको ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी है, उसी स्प्लीन की है। देख लो स्प्लीन ये हमारे स्टमक के पास ही होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है हमारी बॉडी का एब्डोमेन का, उधर ही उसके नीचे की तरफ ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। और साथ साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में होते हैं उन सबको भी रिमूव करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी स्प्लीन की होती है, ठीक है। और साथ साथ में देखो इरिथ्रोसाइट का रिजर्वायर होता है इन फीटस। तो फीटस में जो ये स्प्लीन होता है, ये एक तरह का इरिथ्रोपोइटिक टिश्यू भी होता है, मतलब ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको, इसको कह सकते हो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, ठीक है। किस केस में, फीटल केस में, ठीक है। और रिजर्वायर तो है ये। इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं, अरे इरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसीज को भाई, ठीक है, आरबीसीज को कहा जाता है। तो फीटस में नॉर्मली ये काम भी ये कर लेता है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में लिम्फ नोड की बात कर लो, तो लिम्फ नोड्स की बात कर लेते हैं। लिम्फ नोड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिम्फेटिक सिस्टम जब पढ़ा होगा तो उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं। और देख लो यहाँ पर ये हमने लिम्फ नोड भैया बना रखे हैं, देख लो ये लिम्फ नोड बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें लोग आर्टरीज, वेन, हार्ट की बात करते हैं, वैसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, उसमें लोग लिम्फ डक्ट, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ये लिम्फ नोड्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। देखो ये लिम्फ नोड ही मौजूद है ये, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ अदर एंटीजेंस जो होते हैं उनको ट्रैप करने की जिम्मेदारी नहीं लिम्फ नोड की होती है। तो लिम्फ नोड पे भी सवाल बन चुका है कि लिम्फ नोड क्या कंटेन करते हैं। मरी हुई WBCs भी इनके पास होंगी, मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, डिफरेंट एंटीजेंस भी इनके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर क्या करेगा, फाइनली ब्लड में लाके डाल देगा, ब्लड क्या करेगा, उसको रिमूव करवा देता है, ठीक है। करेक्ट, ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेट्स लिम्फोसाइट्स एंड कॉजेज द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये एंटीजन जो उसके पास होगा, उसके अलावा WBCs भी वहाँ पर कुछ डेड हैं, कुछ लिविंग हैं, नॉर्मल जिंदा भी मौजूद है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा हुआ होगा इन दोनों के बीच में, मतलब एंटीजेंस के बाद या फॉरेन पार्टिकल के बीच में हमारी WBC जब लड़ी होंगी, तो उसमें से कुछ मरी भी होंगे। तो उन मरी भी को उठाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इन्हीं की होगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर मरी हैं तो कुछ जिंदा भी होंगी, तो कुछ जिंदा जो है वो इस एंटीजन की मौजूदगी में अपने आप को एक्टिवेट करती है। तो एक्टिवेट करेंगी तो जाहिर सी बात है कि इम्यून रिस्पॉन्स देंगी, मतलब इम्यूनिटी शो करेंगी। तो उसी के बिहाफ पे यहाँ पर कह दिया गया है कि लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती हैं जो ट्रैप्ड एंटीजन होता है उसकी मौजूदगी में, और इम्यून रिस्पॉन्स देती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, मैंने जो यहाँ पर बात कही है इंपॉर्टेंट बात हमने कह के निकल गए। तो ये लिम्फ नोड है, तो लिम्फ नोड भैया ये बना हुआ है, डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट थी दिखाने की कि अंदर से कैसा दिखता है, तो हमने दिखा दिया कि यहाँ पर फॉलिकल्स भी होंगी, उसमें वॉल्स भी मौजूद होती है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसमें भी वॉल्स होती हैं। जैसे कि वेन्स के पास वॉल्व होती हैं वैसे इनके पास भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन था उसमें हम लोगों ने माल्ट की बात करी थी कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू की बात हुई थी, ठीक है। ये सब क्या होता है, जो हमारा रिस्पायरेटरी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और साथ साथ में जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, जैसे कि अगर बात कर लेंगे यूरेथ्रा की बात कर लेंगे, यूरिन ब्लैडर की बात कर लेंगे, यूरेटर की बात कर लेंगे, तो ये मतलब जो ट्रैक्ट होता है ये कहलाता है क्या, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो मुंह से शुरू होगा, एनएस पे खत्म हो जाएगा आकर। उसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होगा ये शुरू होगा कहाँ से, ये लैरिंक्स से शुरू हो जाता है, ठीक है।
ट्रैकिया रैकिया है, यही सब है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जो होता है, तो इनकी जो सबसे अंदर लाइनिंग, मतलब अगर ये आप इसको पाइप मानो तो इस पाइप की जो सबसे अंदर की लाइनिंग होगी ये म्यूकोसा होती है। क्या होती है? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा से एसोसिएट हुआ हुआ लिम्फोइड टिश्यू ही कहलाएगा क्या? शॉर्ट फॉर्म में माल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये म्यूकोसा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में मिल जाएगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिल जाएगी और साथ साथ में यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी मिल जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। तो जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज होंगे उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 50% अकेले इसी ने कर रखा है। मतलब जितने भी लिम्फोइड टिश्यूज हैं उनको अकेले बनाया है किसने? मतलब अकेले 50% सिर्फ यही बना डालना है। मतलब जो माल्ट होंगे यही सब मेनली होंगे। तो ये देख लो कि ये ट्रैक्ट यहाँ पर मौजूद है, तो इसमें देख लो ये अंदर आपको ये म्यूकोसा नज़र आ रही होगी, तो ये अंदर म्यूकोसा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन बना के दिखा दी गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो खासा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इम्यूनिटी, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में तो अभी आपने नॉर्मली ये पढ़ा, लेकिन अभी जो हमारी इम्यूनिटी होगी ये किन चीज़ों की वजह से होगी? तो अभी हम लोग यहाँ पर, भैया ये टोनी स्टार्क का स्केलेटन हमने नहीं बनाया है यहाँ पर, पहले समझ लो कि टोनी स्टार्क ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इज़ नॉट टोनी स्टार्क, बस सिंपल सा फंडा था बनाने का तो मैंने यहाँ पर बना दिया। इसको कुछ ना समझो, मुझे ही समझ लो कि हो सकता है कि मैं ही आपको दिखा रहा हूँ कौसैन अहमद खान। देख लो भैया, एक बार फिर से बता देते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल पे हमारी इस कम्युनिटी में अगर आपको ज्वाइन होना है तो जल्दी से ज्वाइन हो लो, क्योंकि भैया क्विज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पर्सनली इंटरेक्ट भी हो सकते हो। इसके अलावा आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर आके पूछ सकते हो। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैंने कहा था कि शॉर्ट वीडियोस, मिनिमम से शॉर्ट वीडियोस बनती रहती हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है उसकी तो जल्दी से आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आपको भी यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और क्विज़ जो मतलब है चल रहा है नॉर्मली, इसमें भी पार्टिसिपेट करिए, ताकि हर रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन नॉर्मल हवा में आप कर सकें और जान सकें कि उसका सही जवाब क्या था। और अगर नहीं जानते थे तो आप उसको पढ़ो और प्रिपेयर करो और फिर से वहाँ पर आओ, ठीक है। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आ जाते हैं इम्यूनिटी पे। तो भैया बात करेंगे इम्यूनिटी की, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक क्षमता है कि डिजीजेस से कैसे लड़ा जाए, या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, उनको कैसे खदेड़ा जाए। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी है। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कह देंगे इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अवर इम्यून सिस्टम टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो भैया बहुत ज़्यादा डेफिनेशन की हमको ज़रूरत नहीं है, तो नॉर्मल भाषा में हमारा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमने इतनी सी छोटी सी बात खींची हमारी कि इम्यूनिटी क्या है, इतनी बात है, तो इम्यूनिटी भी दो तरह की हो जाती है। अभी कहते हैं लिम्फाइड ऑर्गन पढ़ा है तो 2 तरह का, आप कह रहे हैं इम्यूनिटी भी 2 तरह की पढ़े होगे, ठीक है। पहले भी ज़िंदगी में कभी ऐसे मुकाबला या ऐसे कभी आपका आमना सामना हुआ होगा, तो ऐसी कोई नई बात तो मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। शांत तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बेटा पढ़ लो, बार बार मौका नहीं मिलता, ठीक है। देखो खैर, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ताकि जल्दी से हमारा भी एक बड़ा सा परिवार हो, ठीक है, और सबको मिले जाके घर घर। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखो, एक इम्यूनिटी वो है जो हम लोग पैदा हुए थे तभी लेकर आए थे, मतलब जन्मजात इम्यूनिटी, या कह दो इनबॉर्न इम्यूनिटी, या कह दो इन्नेट इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी जो हम लोग पैदा होके आए, पैदा जब हुए हैं तो लेकर ही आए हैं, वो कहलाती है क्या? इन्नेट इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी जो हमने यहाँ पर एक्वायर करी, मतलब रहने के साथ साथ हमने एक्वायर करी, वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो जन्म से मौजूद थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो जन्म के बाद हमने यहाँ पर ग्रहण करी, बनाई, जनरेट करी, वो कहलाती है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा समझ में आ गया होगा। तो बात आती है इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे तो ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस समझे, सपोज दैट कि हमसे कहा जाए कि एक बंदा है जो सर पे टोपी लगाया है, ठीक, चश्मा पहना है, ठीक है, या पगड़ी बांधा, कुछ भी है, ठीक है, और उसके हाथ में एक बंदूक है। अगर वो आए तो तुम उसे मार देना, उसके अलावा किसी को हाथ मत लगाना। तो हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन का, करेंगे नहीं करेंगे? तो अब उस पर्टिकुलर पर्सन का अगर हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो वो जो फाइट होने वाली वो स्पेसिफिक फाइट होने वाली है, या वो जो रिकग्निशन होने वाला है वो स्पेसिफिक होने वाला है, क्योंकि हम पहचानेंगे जब ही तो मारेंगे। और हमसे कहा गया किसी दूसरे पे हाथ मत उठा देना, तो बवाला हो जाएगा फालतू का। तो ये कंडीशन कहलाती है स्पेसिफिक। किसी पर्टिकुलर के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इस रोड पे जो भी गुजरे सबको एक कंटा मारो या सबको रोक लो,
तो भैया ये बताओ कि अब हम उसमें किसी की शक्ल देखेंगे क्या? नहीं, जो आया दिया धर के, जो आया दिया। अब उल्टा मेरे भी पड़ सकता है, ठीक है, तो उसमें हम कोई बुरा मानने की बात नहीं कि जब दे रहे हैं तो लेने की भी क्षमता रखेंगे ना वहाँ पर। तो वो कंडीशन जब कभी कोई चीज़ डिफाइन ना हो, किसी पर्टिकुलर के लिए ना हो, तो वही कहलाता है क्या? नॉन स्पेसिफिक। मतलब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होगी ये सभी के लिए है, जो भी आए रोक लेंगे हम, तो ये कहलाएगी क्या? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। और हमारे पास ये बर्थ से मौजूद होती है। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। पैदा हुए तभी लेके पैदा हुए थे, ठीक है। अब ये डिफरेंट तरह के बैरियर्स हमारी बॉडी में क्रिएट करता है, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन एजेंट हैं, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई पैथोजन है, वो हमारी बॉडी में इंटर ना कर जाए। तो उसके लिए ही ये बैरियर हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है। अब ये 4 तरह के होते हैं पीपीसीसी। क्या होता है पीपीसीसी? एक होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है क्या? फिजिकल बैरियर। अभी सबके बारे में डिफाइन करेंगे और सबके एग्जांपल भी देते चलेंगे, तो परेशान मत हो। अगला है फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसके बाद है सेलुलर बैरियर, उसके बाद है साइटोकाइन बैरियर। तो 4 बैरियर आपने पढ़े, कौन कौन सा? एक पढ़ा फिजिकल बैरियर, दूसरा पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा पढ़ा क्या? सेलुलर बैरियर, और चौथा पढ़ा क्या? साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो 4 बैरियर थे। ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है जो आपके पास बर्थ से मौजूद है। एक तरह का बैरियर है जो कि फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी में घुसने से रोकता है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो भाई फिजिकल बैरियर्स की बात कर ले, अगर हम लोग जल्दी जल्दी फिजिकल बैरियर्स पे आ जाएं। तो फिजिकल बैरियर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्किन की अगर बात कर लो, ये जो त्वचा आपके पास है, स्किन है, ये स्किन क्या किसी पार्टिकल को अंदर जाने देती है? किसी की औकात नहीं कि स्किन के अंदर से इंटर कर जाए। इवन वाटर भी इंटर नहीं कर पाता, ठीक है, भाप भी इंटर नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये बैरियर कैसा बैरियर है? फिजिकल बैरियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो फॉरेन बॉडीज होंगी उनको इंटर करने से रोकेगा हमारे शरीर में कौन? स्किन। तो स्किन एक तरह का फिजिकल बैरियर। इसके अलावा जो म्यूकस की कोटिंग होती है, आप जब नाक देखो तो नाक में अंदर की तरफ म्यूकस की कोटिंग होती है, और उसके बाद बाल भी होते हैं कि कोई पार्टिकल जाए तो पहले यहाँ ट्रैप हो जाए। इसके बाद अगर पहुँच भी गया तो जो यहाँ पे लेरिंग्स है, ट्रैकिया जहाँ पे शुरू होता है, तो ट्रैकिया की शुरुआत में क्या होता है, यहाँ पर भी अंदर ये जो पाइप होता है उसके पाइप के अंदर भी म्यूकस लगा होता है। म्यूकस, अरे बलगम देखा है, खगार के निकाल देते हो, वही तो म्यूकस होता है और कुछ थोड़ी ना होता है, ठीक है। नाक निकाल तो म्यूकस ही तो है, और क्या। तो अंदर भी म्यूकस की कोटिंग होती है। तो म्यूकस की कोटिंग क्या करती है? चीज़ों को जाने से रोकती है। मतलब लंग्स में इन्फेक्शन ना हो, लंग्स में कोई पैथोजन इंटर ना कर जाए, तो उसके लिए म्यूकस है जो कि उन सबको चिपका के अपने पास बटोर लेता है। नाक भी यही काम करेगी, यही काम हमारा क्या करेगा? यही काम हमारा ट्रैकिया भी करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी म्यूकस मौजूद है। इसके अलावा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट होता है, मतलब अभी बात ले यूरेटर की बात कर चुके थे, यूरिन ब्लैडर की बात कर चुके थे, यूरेथ्रा की बात कर चुके थे। तो इनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, मतलब मान लो कि ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा की जो अंदर की लाइनिंग है, तो अंदर की लाइनिंग जो होगी उसके अंदर भी ये म्यूकस खूब लगाया गया होगा, ताकि कोई भी चीज़ मतलब इन्फेक्शन हमारे यूरेथ्रा में ना कर सके। इसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, मतलब जो हमारी स्टमक है, इसोफेगस है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, तो इन सब जगह पर भी म्यूकस की कोटिंग रहती है। तो म्यूकस की कोटिंग लगाने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि भैया जाहिर सी बात है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो। तो एक तरह का बैरियर ही तो हुआ। तो फिजिकल बैरियर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्किन की बात कर लेंगे और साथ साथ में म्यूकस की कोटिंग की बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर हमारा समाप्त हुआ। आ जाओ फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होते हैं ये हमारी माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है उसको रोक देते हैं। वहाँ तो देखो माइक्रोब को एंटर करने से रोक रहा था, लेकिन ये क्या करेंगे? ये माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देगा। एक एंट्री के लिए था, एक ग्रोथ के लिए है। जैसे कि हमारे स्टमक में HCl होता है, लगभग 1.25 लीटर लगभग HCl हमारे पेट में होता है, ठीक है, जिसका pH लगभग 1.5 to 2.5 होता है। ये pH होता है भाई इसका, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इतना तगड़ा है। ब्लेड भी खा लोगे तो वो भी गला मारेगा, ठीक है, हड्डी खा लोगे तो वो भी गल जाएगी, कुछ बचेगा नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो पेट में मौजूद HCl है, एक तरह का मतलब एंटी बैक्टीरियल या कह दो कि एंटी माइक्रोबियल है, माइक्रोब की ग्रोथ को होने नहीं देता। मुंह में सलाइवा होता है, ये भी क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल। इसमें लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट है, ये सब मौजूद होते हैं केमिकल्स जो कि क्या होते हैं? एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल उसको तोड़ देते हैं, तो बैक्टीरिया डाइजेस्ट हो जाएगा। टीयर्स हैं, इसमें भी कुछ एंटीबॉडीज मौजूद। तो आंखों में आंसू क्यों? आंखों में आंसू हैं क्योंकि एक तरह का वो क्या हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो देखो नीचे मतलब तस्वीरें बनी, देखो कैसे ये मुंह से निकाल रहा है बुझ 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 करके सलाइवा, देखो कैसे आंसू आंखों से निकलते चले आ रहे हैं, ठीक है। उस पर ध्यान मत दो, इधर वाला ध्यान दो टॉपिक पे। अगला देख लो सेलुलर बैरियर्स जो होते हैं। सेलुलर बैरियर्स में मतलब फाइब्रोज मतलब WBCs होती हैं, खास करके न्यूट्रोफिल्स होती हैं, या PMNL होती है, मतलब पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर
ल्यूकोसाइट्स होती हैं। तो ल्यूकोसाइट्स कुछ नहीं, WBCs होती हैं। तो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर कहा गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह का न्यूक्लियस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का न्यूक्लियस होता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स आप देख रहे हो कि उसमें मैनी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट्स जो होती हैं, ठीक है, इसमें देख लो किडनी शेप्ड होता है। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं इनमें बाई लोब्ड होता है, ठीक है, मतलब एस शेप्ड होता है। बाकी मैक्रोफेजेस आप देख रहे हो कि जो मैक्रोफेजेस दरवल बनी हुई, तो अलग अलग न्यूक्लियस है, अलग अलग न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी है, इसीलिए पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और ये सारी की सारी क्या है, WBCs हैं। तो इन WBCs को ल्यूकोसाइट भी तो कहा जा सकता है। तो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट या PMNL कह लो, या इन्हीं को न्यूट्रोफिल्स। अभी देखो इसमें न्यूट्रोफिल्स थी अकेले, तो न्यूट्रोफिल्स की भी आप नॉर्मली बात कर सकते हो। इसके अलावा मोनोसाइट की भी आप अकेले बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो होती हैं, ये सब एक तरह की नेचुरल किलर्स होती हैं, मतलब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया तो साहब बच के नहीं जा पाएगा। तो दीज आर नेचुरल किलर्स ऑफ अवर बॉडी, मतलब ऑफ आवर बॉडी। और साथ साथ में मैक्रोफेजेस का भी ये कमाल है। अब देख रहे हो कैसे निपटाई दे रही है, बैक्टीरिया को खाई जा रही है अंदर। तो दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस जब कोई सेल खाती है खाना, वो कहलाता है क्या, फैगोसाइटोसिस। और जब कोई सेल कुछ पिएगी तो वो कहलाएगा क्या, पिनियोसाइटोसिस। तो मेरे पीछे ये 4 सेल्स पीछे देख रहे हो बनी है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और उसके अलावा मैक्रोफेजेस हैं। उस नेचुरल किलर सेल्स यहाँ पर नॉर्मली बनी हुई, तो आप देख सकते हो। तो इसमें कोई खासा याद करना नहीं था, बस सेलुलर बैरियर्स में आप WBCs का नाम दे सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा देख लो भैया, साइटोकाइनिन बैरियर्स पे आ जाओ। तो साइटोकाइनिन बैरियर्स कुछ केमिकल्स होते हैं, तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनको कहते हैं इंटरफेरॉन्स। क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन्स। जब कभी कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड होती है, ये मान लो क्या था, ये भैया वायरस बना हुआ इधर, ठीक है, देख रहे हो क्या है, वायरस है। और इसके अलावा ये कोई नॉर्मल सेल है, तो जब ये वायरस इस सेल पे अटैक करेगा तो ये सेल क्या करेगी, कुछ केमिकल सेक्रीट करेगी। तो वो सेक्रीट्स वो साइटोकाइन प्रोटीन्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, ये जो नॉन इन्फेक्शियस सेल्स होती है, इसको प्रोटेक्शन देते हैं कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वायरस का इन्फेक्शन उस सेल पे हुआ है, वही इन्फेक्शन इस सेल पे हो जाए। तो अगर इस सेल पे इन्फेक्शन हुआ है तो ये सेल एक केमिकल छोड़ेगी, और केमिकल छोड़ के बगल वाली सेल से कम्युनिकेट करेगी, और ये जो केमिकल गया है ये उस सेल को प्रोटेक्शन देगा कि भैया जो इसमें अभी भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसमें फर्दर इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए ये जिम्मेदार। तो एक तरह का बैरियर ही तो हुआ। देखो वायरस के इन्फेक्शन से कैसे बचा रही है सेल एक दूसरे को। तो जो इंटरफेरॉन्स है ये कुछ नहीं, एक तरह का मतलब केमिकल मैसेंजर ही है, जो दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इजाज़त देता है, ठीक है। तो अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं एक साइटोकाइन प्रोटीन सेक्रेट करती हैं, इसको बोलते हैं क्या, इंटरफेरॉन। ये प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। जो सेल में अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसमें बाद में कहीं वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे बचाने के लिए ही जिम्मेदार है क्या, इंटरफेरॉन, जो कि एक तरह का साइटोकाइन प्रोटीन है। और ये सेक्रीट कौन करता है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल ही सेक्रीट करती है। जो इन्फेक्टेड सेल होगी, यही तो इन्फेक्टेड सेल थी भाई, पीछे बना हुआ है, देख रहे हो आप आसानी से, ठीक है। अब देख लो इनेट इम्यूनिटी हमने समाप्त कर लिया। अब आ जाओ जल्दी से कहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर लेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब पहचानने की क्षमता रखती है। ऐसा नहीं है कि अब वहाँ वाला हिसाब नहीं कि जो भी गुजरे उसको मारते जाओ, ऐसा नहीं है, किसी स्पेसिफिक को ही मारेगी। तो इसलिए कहती है पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ये हमारे जब लाइफ टाइम जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ठीक है, तब ये डेवलप होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसके पास मेमोरी होती है। क्या होती है, अब ये जो ना 2 GB का मेमोरी कार्ड लगा के घूम रही है, मतलब SSD कार्ड लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पहचानने की क्षमता होती है, एंटीजन स्पेसिफिक होती हैं ये सब, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जब कभी फर्स्ट इनकाउंटर होता है, जब कभी ये एंटीजन हमारे शरीर में या पैथोजन जब कभी हमारे शरीर में पहली बार पहुंचेगा, क्योंकि अब हमने जन्म ले लिया, अब इन्फेक्शन का दौर शुरू होने वाला है कि हमको भी इन्फेक्शन ही होगा अभी। तो जब कभी पहला इनकाउंटर हुआ, जब कभी फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन हमारे शरीर में इंटर किया, मतलब कोई एंटीजन हमारे शरीर में इंटर, अब हम आप ये सोच रहे हो कि कभी हम एंटीजन बोल रहे हैं, कभी हम पैथोजन बोल रहे हैं, कभी हम फॉरेन पार्टिकल बोल रहे हैं, कभी कोई डिफरेंट कोई मतलब डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब एक ही चीज़ को एक चीज़ मान लो, इनको एंटीजन मान लो, एंटीजन भी मान सकते हो क्योंकि इनके सरफेस पे एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंटीजन। तो हमें ये नहीं देखते कि कोई बैक्टीरिया का शेप कैसा, ये कैसा, हम बस देखते हैं कि एंटीजन कैसा है। तो एंटीजन के बेसिस पे ही टेस्ट कराए जाते हैं और एंटीजन के बेसिस पे ही हमारी एंटीबॉडीज़ या हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्स देता है। तो इसलिए हम बार बार एंटीजन बोल रहे हैं, तो घबराने की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो जब कभी कोई एंटीजन पहली बार हमारे शरीर में आएगा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी से पाला पड़ेगा, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स उसका देगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो वो रिस्पॉन्स कहलाता है क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का था, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। लेकिन अब ज़रूरत पड़ी है कि बच्चे में इन्फेक्शन बढ़ गया, तो हमने बाहर से रेडीमेड मतलब
बनी बनाई एंटीबॉडीज़ ले ली या कुछ भी मतलब ऐसा ले लिया, या एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ खा ली हमने, या इसके अलावा हमने कोई एंटीबायोटिक्स ले ली, तो हम ठीक हो गए नॉर्मली। तो ऐसे हमने इन्फेक्शन ठीक करा। लेकिन ये इन्फेक्शन जब हुआ है तो इसने हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होंगी, जो हमारी ब्लड सेल्स होंगी या जो हमारी एंटीबॉडीज़ होंगी, मतलब ब्लड सेल्स बोलो एंटीबॉडीज़ ना बोलो, तो उनके लिए इसने क्या करा होगा कि एक मेमोरी जनरेट करवा दी होगी। तो वो पहचान गई होगी साहब अगर ये दोबारा मिले तब इनको बताएंगे, अभी तो हमारे पास इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो ये हमसे भैया बच गए, लेकिन अब हमारे पास इनका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अब अगर ये कभी मिले तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो दोबारा यही कुछ ऐसा होने वाला है कि जब कभी सेकेंड रिस्पॉन्स होगा या सेकेंड इनकाउंटर होगा, मतलब दोबारा जब ये शरीर में जाएगा तो शरीर में उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी बन चुकी थी, क्योंकि एंटीबॉडी बनना एक स्लो प्रोसेस होता है लेकिन एंटीबॉडी की लाइफ थोड़ी लंबी होती है। तो भैया बनी थी तो अभी तक बनी रखी हुई हैं, तो एंटीबॉडीज थर्ड से पहचान जाएंगी, क्योंकि जैसे ही शरीर में आया हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दी पहचान, क्योंकि पहले से इनके बारे में उसने लिख के रख रखा था कि साहब ऐसा ऐसा एंटीजन वाला कोई हमारे शरीर में पहले आया था जिसके खिलाफ हमने एंटीबॉडीज बना के रखी हैं। अब ये एंटीबॉडीज धड़ाके से इसके ऊपर हल्ला बोल देंगी। जब ये हल्ला बोलेंगी तो यहाँ पर ये जो एंटीजन जो हमारे शरीर में आया है अब ये बच नहीं पाएगा, इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज भी नहीं कर पाएगा। तो अब जो रिस्पॉन्स दिया हमारी इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने, वो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी और हमें लगेगा भी नहीं कि हमें इन्फेक्शन हुआ है। थोड़ा बहुत हो सकता है फीवर वीवर आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में इन्फेक्शन होता है तो फीवर आता है, लेकिन नॉर्मल वो ठीक हो जाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेकेंड इनकाउंटर अगर होता है सेम पैथोजन का, हमने बोला सेम पैथोजन होता है क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं कि दूसरा पैथोजन आ गया उसके लिए वो इस्तेमाल के लिए, ऐसा नहीं, दूसरे पैथोजन के लिए दूसरा काम होने वाला है, ठीक है। तो अगर सेकंड एनकाउंटर हुआ सेम पैथोजन का तो सेकेंडरी रिस्पांस होगा और वो हाई इंटेंसिटी का होगा, इसी को एनामेनेस्टिक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नीचे बना हुआ है, देख लो आप आसानी से, ठीक है। तो कह रहे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस जो होता है ये बी लिम्फोसाइट की मदद से हुआ है। किसकी मदद से हुआ है? बी लिम्फोसाइट, ठीक है, इनको बी सेल्स कह सकते हो, साथ साथ में टी सेल्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। क्यों हुआ है? क्योंकि बी लिम्फोसाइट ने क्या करा था, एंटीबॉडी बनाई थी। क्या बनाई थी भैया? एंटीबॉडी बनाई थी। एंटीबॉडी क्या होती हैं? जो किसी एंटीजन के खिलाफ काम करें वो कहलाती हैं क्या? एंटीबॉडी। और टी लिम्फोसाइट ने क्या करी थी? टी लिम्फोसाइट ने इस बी लिम्फोसाइट की हेल्प करी थी। तो याद रखिएगा, तो टी लिम्फोसाइट क्या करती हैं? बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती हैं, और बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं? वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो बी से बी लिम्फोसाइट बी से बनाती है, और टी क्या करती है? खड़े खड़े मुंह तकती नहीं, टी क्या करती है? उसकी मदद करती है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ही होती हैं, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पर ये एंटीजन बाइंड हुआ है बी सेल के साथ, तो एंटीजन देखो बाइंड हुआ है, तो ये पहचान में कुछ आ रहा है, ठीक है। और ये हेल्पर टी सेल्स क्या कर रही है? उसकी मदद कर रही है उसको रिस्पॉन्स देने में। देख रहे हो कैसे उसको निपटा दिया गया, ठीक है। तो ये बाइंड हो गए, लगभग प्लाज्मा सेल्स बन गई है और सभी चीज़ों को ये रिलीज़ कर रही है यहाँ पर नॉर्मली एंटीबॉडीज़ जो है। ये देख रहे हो एंटीबॉडीज़ का डायग्राम अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, वी शेप का होता है, वाई शेप का होता है, ठीक है। तो ये देख लो नॉर्मली, ठीक है। तो ये प्लाज्मा सेल्स बन गई और एंटीबॉडीज़ बना रही है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ कौन बनाती है? नॉर्मली प्लाज्मा सेल्स ही बनाएंगी, ठीक है। अब देखो, तो बी लिम्फोसाइट की बात करो ज़रा, बी लिम्फोसाइट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि पैथोजन से लड़ने में मदद करते हैं। अब टी लिम्फोसाइट क्या कहते हैं? हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। दोनों बातें यहाँ पे लिखी थी, याद रखने वाली बात है, सिंपल सी है, कोई ज़्यादा गड़बड़ मत करना है। बी से बनाती है, बी से बी लिम्फोसाइट, टी क्या करती है? टी बी लिम्फोसाइट की हेल्प करती है कि वो एंटीबॉडीज़ बना पाए। लेकिन अगर ज़रा सोचोगे, अगर ये टी लिम्फोसाइट को दिक्कत आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि टी लिम्फोसाइट शरीर में डिस्ट्रॉय होने लगे, तो क्या बी लिम्फोसाइट इस काबिल होगी कि वो सही से एंटीबॉडीज़ बना पाए? नहीं, इम्यूनिटी घट जाएगी। HIV के केस में यही होता है, जब HIV वायरस बॉडी में इंसर्ट करता है तो यही होता है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ कहाँ से बना पाएगी? तो इम्यूनिटी घट जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा वहाँ पर, ठीक है। अब देख लो भाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम लोग नॉर्मली छोटी छोटी बातें कर चुके थे, और ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें 2 लाइट चेन होती है, ठीक है, 2 लाइट चेन होती है, 2 हेवी चेन होती है। हेवी चेन मतलब बड़ी चेन होती है, तो L2H2 के फॉर्म में, मतलब 2 लाइट चेन और 2 H2, या इसी को H2L2 भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ कई तरह की होती हैं, IgE भी होती है, IgG भी होती है, IgM भी होती है, IgE भी होती है और IgD भी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा गेम्ड, ठीक है, आपने गेम पढ़ा होगा, गेम्ड याद रखिएगा, याद रहेगा। IgG है, IgA है, IgM है, IgE है, IgD है, ठीक है। तो गेम्ड याद रखिए, सारी एंटीबॉडीज़ आपको याद रहेंगी। और ये इनके स्ट्रक्चर बने तो इतना इनका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो साइट्स होती हैं इनकी, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, और ये वेरिएबल रीजन्स होते हैं, ठीक है। और ये हेवी चेन से जो आप देख रहे हो, ये बड़ी वाली चेन देख रहे हो, ये देखो ये बड़ी चेन हेवी चेन है,
और लाइट चेन जो देख रहे हो वो कैसी, ये देखो ये लाइट चेन देख रहे हो, तो ये लाइट चेन है हो गई इधर वाली, ये लाइट चेन है, ये जो अंदर वाली वो क्या है, ये हैवी चेन है, ठीक है। तो ये डाई सल्फाइड ब्रिज होता है, मतलब डबल सल्फाइड, मतलब अगर आप ऐसा ले लो कि ये दो मतलब ब्रिज हैं तो उस पर एक सल्फाइड इधर होता है और एक सल्फाइड इधर होता है, ये डाई सल्फाइड ब्रिज होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो इसमें कोई खासा बात नहीं, बस आपको डायग्राम याद रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका कोई डायग्राम खासा कोई पूछा भी नहीं है, इसका कोई रोल भी नहीं है, बस रोल इतना है कि ये H2L2 फॉर्मूला इसका याद रखना है कि दो लाइट चेन होती हैं, दो हेवी चेन होती हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे जल्दी जल्दी आ जाए, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होंगी, एक तरह की होगी क्या, एक होगी ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होगी क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की हो जाती है, एक तो ह्यूमरल बोला है, और ह्यूमरल जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है, तो इसी को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह देते हैं, ठीक है। अब देख लो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ऐसे को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऐसे को CMI कह देते हैं। तो याद रखिएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है ह्यूमरल होती है और एक होती है सेलर। क्या होती है, ह्यूमरल और एक होती है सेलर। तो ये नीचे वाली सेलर है, ठीक है, ये कैसे, ये ह्यूमरल, तो वो तो बात हो गई थी, उसकी कोई खासा बात नहीं है, ठीक है। अब देख लो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आ जाएं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो हम लोग चल ही रहते हैं नॉर्मली। तो ह्यूमरल की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, पहली वाली की अगर हम लोग बात कर लें, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये एंटीबॉडीज़ की मदद से होता है। किसकी वजह से होता है, एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है। कहेंगे एंटीबॉडीज़ जो होती है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं, सो कॉल्ड एज द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। इसलिए ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। इस बात को अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर लीजिएगा, ठीक है। देख लो भैया कैसे वायरस है उसके ऊपर कैसे ढेर सारी एंटीबॉडी बाइंड हो गई, उसको निपटा डालेंगी रख के, देख रहे हो। न्यूट्रोफिल्स के पास लेके न्यूट्रोफिल्स उसको निपटा गई, खा गई उसको, फाइगोसाइटोसिस कर ली उसकी, ठीक है, वायरस को निपटा दिया, ठीक है। और ये देखो अनअफेक्टेड होस्ट सेल कोई बची रह गई, होस्ट सेल कुछ अनअफेक्टेड रह गई, ठीक है, क्योंकि वायरस इन्फेक्टेड सेल पहले से इनको क्या साइटोकाइन बैरियर के बाद में अभी आपने नॉर्मली पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस की बात करें तो उस वजह से ये बची रह गई यहाँ पर, ठीक है। अगला देख लो भाई, जो यही इम्यूनिटी थी अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो वो हमारी वहाँ पर समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। आ जाइए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ये रिस्पॉन्स देती है टी लिम्फोसाइट की वजह से। किसकी वजह से, टी लिम्फोसाइट की। अब याद रखिएगा एक चीज़ सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी की, कि सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो होती है यही पहचान पाती है कि हमारी सेल कौन सी है और बाहर की सेल कौन सी है। मतलब जब कभी भी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करने के लिए जो जिम्मेदार होती है वो यही सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही होती है। याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट पे सवाल पूछा गया है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है, टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है, और बी किसकी वजह से, मतलब जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडीज़ की वजह से होती है। तो टी लिम्फोसाइट की वजह से होने वाली जो इम्यूनिटी थी वो सेलर या सेल इमीडिएट इम्यूनिटी थी, ठीक है। और ये इम्यूनिटी जो होती है ये हमारी सेल और नॉन सेल्फ सेल जो होती है, मतलब एक सेल्फ सेल और एक नॉन सेल्फ सेल, दोनों को पहले मान लो कि वो ऑर्गन इसमें लगा आकर, तो ये ऑर्गन तो बाहर का है और ये सेल नॉर्मल थी, तो इस सेल के पास इम्यूनिटी तो है ना टी लिम्फोसाइट की वजह से, तो इस सेल की टी लिम्फोसाइट है वो इस ऑर्गन जो बाहर से लगा इसको पहचान जाएगी, इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि हमको इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। जैसे साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात करा था कि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कम करने के, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने नॉर्मली बात कर ली। कहेंगे द बॉडी कैन डिफरेंशिएट सेल्फ सेल एंड अ नॉन सेल्फ सेल एंड द CMI कॉजेज द ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो जो कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो जब रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। और ये भी अपनी हार्ड ड्राइव में बात सेव कर लीजिएगा, दोनों पे सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब देखो कहेंगे टिश्यू मैचिंग एंड द ब्लड ग्रुप मैचिंग आर द एसेंशियल बिफोर द अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट। आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू बी इम्यून सप्रेसेंट ऑल हिज लाइफ, ठीक है। जब कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा जाता है तो एक पेशेंट रेसिपिएंट होता है, एक डोनर होता है, तो इस दौरान टिश्यू मैचिंग करी जाती है, ब्लड ग्रुप मैचिंग करी जाती है। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं होगा तो भैया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी और बंदा पहले ही मर जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड कौन था उनका किसको किसको दिया जाता है, तो इसकी चर्चा तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसकी चर्चा किसी अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट बनाने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आगे आपको मिल जाएगा। और मैं बता भी चुका हूँ, तो आगे नहीं मिले तो ये मत सुनिए कि सर ने नहीं बताया, नॉर्मली बिना बताए निकल गए, ठीक है। तो ऐसा वहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ज़िंदगी भर उसे वो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, नहीं तो क्या होगा, उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करेगी, उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देगी। ग्राफ्ट मतलब जो ग्राफ्ट करा गया शरीर में, ठीक है।
अब देख लो भैया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक्टिव भी होती है और साथ साथ में क्या होती है, पैसिव भी होती है। तो एक्टिव दो होंगी, नेचुरल आर्टिफिशियल, पैसिव भी दो होंगी, नेचुरल होगी और साथ साथ में आर्टिफिशियल होगी। तो अभी देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल अभी नॉर्मल हम लोग बताने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात लेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमारा शरीर खुद ब खुद प्रोड्यूस कर ले, हमारे शरीर खुद ब खुद उस इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करे, वो कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी। और जब कभी भी हम लोग अपने शरीर को बचाने के लिए बाहर से बनी बनाए एंटीबॉडीज़ को ले लें, वो कहलाता है क्या, आर्टिफिशियल, या उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो कह लेंगे इट इज़ द इम्यूनिटी इन विच द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट, मतलब उसी बंदे के शरीर में बन जाए एंटीबॉडीज़, ऐसी इम्यूनिटी कहलाती है क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। कहेंगे बॉडी व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज टू द एंटीजन, और ये कब होगा, जब एंटीजन पहली बार एक्सपोज होगा। ये हमने आपको बता चुके थे पहले कि एंटीजन लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब शरीर में इंटर करेगा तो हमारा शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो हमारे शरीर की सेल्स हैं, मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो उसको पहचानेंगी, पहचान के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेंगी, और एंटीबॉडीज़ जनरेट करेंगी तो कुछ रिस्पॉन्स भी देंगी। तो एंटीबॉडी शरीर ने खुद बनाई ना, तो अगर शरीर खुद एंटीबॉडी बनाएगा तो ऐसी इम्यूनिटी कहलाती है क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। और जो एंटीबॉडीज़ बनना होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है? स्लो प्रोसेस। और ये दो तरह से हो सकता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी भी हो सकती है और साथ साथ में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी, मतलब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी भी हो सकती है, ठीक है। जब कभी नेचुरल इन्फेक्शन हो, मतलब माइक्रोब्स अपने आप हमारे शरीर में इंटर कर जाए और हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ले, तो ऐसी इम्यूनिटी कैसी, एक्टिव तो है लेकिन नेचुरल है। कैसी है? नेचुरल। उसमें किसी ने कोई अपना रोल अदा नहीं करा है, किसी डॉक्टर ने या किसी अदर बंदे ने। इसमें सिर्फ माइक्रोब्स हमारे शरीर में अपने आप इंटर कर गया, और इंटर जब करा तो हमारे शरीर ने खुद ब खुद उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है लेकिन नेचुरल, तो कहलाएगी क्या, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जब कभी भी हमें वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन में क्या होते हैं कि डेड माइक्रोब्स होते हैं या लो इंटेंसिटी के माइक्रोब्स होते हैं, उनके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो छोटी मोटी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जर्म्स के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो शरीर में इंटर कराया, तो जब शरीर में इंटर कराया तो शरीर में तो गई भैया पैथोजेंस गए, शरीर में भैया एंटीजेंस गए, तो शरीर क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीबॉडी बनी, शरीर में ही बनी, लेकिन कैसी, एक्टिव इम्यूनिटी है लेकिन आर्टिफिशियल है। कैसी? तो ये तो बात हो गई थी हमारी ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और साथ साथ में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आई होप आपको यहाँ तक तो सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब ज़रा देखो कि जो ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है उसको कैसे हम ज़रा देखते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी तो हो गई, जो मतलब जब शरीर खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाए, तो खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाने के दो तरीके थे शरीर के, या तो नेचुरल तरीके से बनाएगा या तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाएगा। तो दोनों ही तरीके क्या थे, दोनों ही तरीके एक्टिव इम्यूनिटी के ही पार्ट थे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी जब आपके शरीर को दी जाती हैं तो इस तरह की इम्यूनिटी कहलाती है क्या, पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहलाती है? पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कि जब आप छोटे होते तो आपकी मम्मा आपको मिल्क फीड कराती हैं, तो उस मिल्क जब फीड कराती हैं तो उस दौरान क्या होता है कि मतलब एंटीबॉडी IgA माँ के मिल्क से होकर आपकी बॉडी में आती है। तो उस टाइम बच्चे जो दूध पीता है, मतलब जब माँ मतलब जस्ट पार्चुरेशन होगा, बच्चा पैदा होगा, उसके बाद येलो कलर का मिल्क आता है, ठीक है। येलो कलर जो होता है वो एंटीबॉडी IgA उसमें मौजूद होती हैं ढेर सारी, जो कि बच्चे को इनडायरेक्टली दी जा रही थी, क्योंकि मालूम है क्या कि बच्चा अब दुनिया में आ गया है तो इन्फेक्शन का जो लेखा जोखा है वो शुरू हो सकता है। लेकिन जब बच्चा यूट्रस में डेवलप कर रहा होता है तो प्लेसेंटा के चारों, प्लेसेंटा से छन छन के भी एंटीबॉडीज़ आती रहती हैं। तो प्लेसेंटा से छन छन के जो फीटस के अंदर एंटीबॉडीज़ आती हैं, वो एंटीबॉडी जो होती है वो होती हैं IgG। क्या होती हैं? IgG। और मिल्क फीड जब कराती है माँ तो उस दौरान जो एंटीबॉडीज़ जाती हैं वो जाती हैं क्या, IgA। तो कोलोस्ट्रम में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीबॉडी IgA होती हैं, और प्लेसेंटा से छन के जो जाती हैं वो होती हैं एंटीबॉडी IgA, ठीक है। तो अब देखो पैसिव जो इम्यूनिटी है वो भी होगी क्या, नेचुरल होगी और साथ साथ में आर्टिफिशियल होगी। देखो नेचुरल जो होगी वो मतलब गॉड गिफ्टेड है, नॉर्मली मतलब आपको आपकी माँ से मिल रही है, वो एक तरह की क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। नेचुरल है लेकिन पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो कह रहे हैं एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर,
मतलब प्लेसेंटा टू फीटस, और एंटीबॉडी इन अ कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो कोलोस्ट्रम मतलब जो बच्चे को मिल्क पिलाया जाता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, क्योंकि वो येलो कलर का होता है इसलिए उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये जो पैसिव इम्यूनिटी है वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। आर्टिफिशियल कैसे कि हमने बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी ली, मतलब अब माँ से नहीं ली है, किसी अदर मतलब ऑर्गेनिज्म से बनवा के एंटीबॉडीज हमने अपने शरीर में इंजेक्ट करवा ली, तो ये तो सिलसिला सीधा हुआ पैसिव इम्यूनिटी का। लेकिन ये कहलाएगा क्या, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, जैसे कि एंटी रेबीज इंजेक्शन जो होते हैं, एंटी टिटेनस सीरम जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहती है, ये सब के सब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आ जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको इतनी बात तो खैर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब ये मेमोरी होती है इम्यून सिस्टम की, कहेंगे दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो वो क्या करेगा, इम्यूनिटी परफॉर्म करेगा, उसी को बोलेंगे क्या, इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन दो तरह का होता है, एक एक्टिव होता है और साथ साथ में एक पैसिव होता है। क्या होता है, एक्टिव और पैसिव दोनों तरह का इम्यूनाइजेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग एक्टिव इम्यूनाइजेशन देखेंगे तो इम्यूनाइजेशन को ही एक टर्म दे देंगे, वैक्सीनाइजेशन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर वैक्सीनाइजेशन कहीं पर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ वैक्सीनाइजेशन दे दिया, पढ़ाए तो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन बोल रहे हैं उसी को वैक्सीनाइजेशन बोल लो, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कहेंगे इन दिस जो प्रिपेयर वैक्सीन होगी, मतलब बाहर से बनी बनाई, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना के मतलब इस पैंडमिक में वैक्सीन्स जो होती हैं वो इंट्रोड्यूस करी जा रही है इंसान की बॉडी में। तो वैक्सीन में क्या होता है, कुछ नहीं, एंटीजेंस प्रोटीन होते हैं, पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन होता है, वो शरीर में इंटर कराते हैं। जब वो शरीर में इंटर कराते हैं तो उसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडीज़ बनाएगा। लेकिन वो जो पैथोजन दिया गया है वो हूबहू कुछ ना कुछ मिलता जुलता होगा रियल फॉर्म वाले से। किससे, रियल फॉर्म वाले से। तो जब ये शरीर में डाला गया, शरीर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी काम कब आएगी, जब कभी रियल वाले से पाला पड़ जाएगा शरीर का, तो वो एंटीबॉडी जो बनी हुई शरीर में वो काम आ जाएंगी, ठीक है। तो वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं, तो वैक्सीन जब प्रिपेयर होती है तो उसमें एंटीजेनिक प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है, पैथोजन के, या इनएक्टिव पैथोजन भी हो सकता है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है हमारी बॉडी में, इसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। तो रिजल्टिंग एंटीबॉडीज आर डेवलप इन अवर बॉडी, ओके। अब जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो यही एंटीबॉडी क्या करेंगे, उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हो गया ना, हो गया आपका काम। तो भैया इसीलिए ये वैक्सीनाइजेशन करा जाता है, क्लियर बात। अब देखो कह रहे द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट अ मेमोरी ऑफ द बी एंड टी सेल्स। तो बी एंड टी सेल्स ने तो वहां पर रिस्पॉन्स दिया होगा, जब वहां पे बी एंड टी सेल ने रिस्पॉन्स दिया होगा तो इस वैक्सीन की वजह से उनकी मेमोरी भी तो जनरेट हो गई होगी। तो पैथोजन जब कभी आएगा तो आसानी से पहचान जाएंगे, नहीं पहचान जाएंगे। जैसे कि पोलियो वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, डीपीटी डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटानाइज जो होती है इनकी वैक्सीन जो होती है ये भी डेवलप हो चुकी है, और ये सब आपको दी जा चुकी होंगी, ठीक है। पोलियो तो बचपन में भी हो गया, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी लग चुका होता है, और डीपीटी भी लग चुका होता है बचपन में, ठीक है। अरे वैक्सीन जो होती है ये डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी ये आप पढ़ोगे जब हम आपको पढ़ाएंगे कहाँ पर, जब हम आपको नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसकी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो हेपेटाइटिस वी की जो वैक्सीन बनाई गई है वो बनाई गई है ईस्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर लीजिएगा, कोई डराने वाली बात नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी देख लो भैया, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो हो गया कि आपके शरीर में सीधा एंटीजन डाल दिया गया है ना। कह इट इज़ द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और द एंटीटॉक्सिन्स, ठीक है। बनी बनाई एंटीबॉडीज बाहर रखी हैं, वो डायरेक्टली आप अपने शरीर में ले लो। तो इम्यूनिटी तो आपकी इम्यूनाइजेशन तो हो गया, लेकिन एक्टिव हुआ है कि पैसिव हुआ है, आपके शरीर ने तो नहीं बनाई, आपने तो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज ले ली है ना। तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन। कहेंगे इट इज द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, मतलब जहर को न्यूट्रलाइज करने वाले होते हैं। कहेंगे इट इज रिक्वायर फॉर द क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सडनली इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है। मान लो किसी का क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी बॉडी में इंटर कर गया तो टेटनस का इंजेक्शन सीधा दिया जाएगा, या किसी का सांप ने काट लिया तो स्नैक वेनम के दौरान भी एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इंसान नहीं कहते हैं कि सांप ने काटा है भी एंटीबॉडीज बनेगी शरीर में अपने आप, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट मतलब सीधा एकदम कार्रवाई करनी पड़ती नहीं, तो भैया इंसान की जान भी जा सकती है, क्लियर बात। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला देख लो भैया एलर्जी। तो एलर्जी के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके थे यहाँ पर। और एलर्जी में आपको कुछ याद रखना है कि एलर्जी में क्या होता है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस सेक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए हमें कौन सी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, इसकी वजह से एलर्जी हमें देखने को मिलती है। तो 2-4 बातें होंगी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये एक तरह का एक्सग्रेशन रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का कुछ एंटीजेंस को लेकर, जो कि हमें इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है। एलर्जी कोई तरह की बीमारी नहीं होती है,
बस ये होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है, मतलब हमारी बॉडी उस चीज़ को नापसंद कर रही होती है, इसीलिए ऐसा करता है। तो वो पॉलेंस भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकती है, डस्ट माइट भी हो सकते हैं, चूहे भी हो सकते हैं, मतलब जानवर के जो बाल होते हैं वो भी हो सकते हैं, कभी कभी स्मेल भी हो सकती है, कोई अच्छी भी हो सकती है, कोई बुरी स्मेल भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब के सब जो है वो सब एलर्जी की वजह से होता है, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं वो कहलाते हैं क्या, एलर्जेंस। क्या कहलाते हैं, एलर्जी। तो अगर सब्सटेंस कॉजिंग द एलर्जी वो कहलाते हैं क्या, एलर्जी। जैसे कि माइट्स इन डस्ट, ये भी हो सकता है, पॉलेंस हो सकता है, एनिमल डैंडर्स हो सकता है, फर, कुछ भी हो सकता है। जब एलर्जी होती तो उस दौरान हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जेंस आर कॉल्ड द IgE। हमने आपको बताया था गेम्ड, याद रखेंगे एंटीबॉडी GAMED है ना। तो ये सारी एंटीबॉडीज़ होंगी यहाँ पर, याद रखिएगा। इसमें से एंटीबॉडी IgE जो होती है ये बनती, IgG जो थी वो प्लेसेंटा से चन के आ रही थी, IgA जो थी वो कोलोस्ट्रम में मौजूद थी, IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान। देखो सारी आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये जो IgE होती है ये मास्ट सेल के साथ बाइंड कर जाती है और कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करवाती है, जैसे कि हिस्टामिन हो गए, सेरोटोनिन हो गए, उनसे सेक्रेट करेगी मास्ट सेल से, ठीक है। इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होने लगती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो होती है वो बंदे को दी जाती है कि भैया एलर्जी ना हो, ठीक है। तो उसका ये भी रीज़न होता है, ठीक है। तो सिम्टम्स है खांसी, मतलब सडनली छींके आना एकदम से, हो सकता है अच्छी एकदम छींके शुरू कर दो, मतलब आंखों से मतलब आंसू आने लगे एकदम से, कभी कभी नाक भी बहने लगती है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है, ठीक है। और बलगम भी कभी कभी होता है, वीजिंग भी शुरू हो जाती है, स्किन पे रैशेस भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। देखो जैसे कि नीचे देख रहे हो कि स्किन पे देखो रैशेस भैया आ गए, देख रहे हो, ये देखो रैशेस आ गए, देखो छींका छाकी शुरू कर दी, आंखें लाल भी कभी हो जाती, पानी भी आने लगता है, कभी कभी सांस लेने में दिक्कत भी हो जाती। तो कई सारे इसके केसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पता लगाने का तरीका होता है कि आपको किस एलर्जेंस से दिक्कत है, मतलब एलर्जी पता लगाने के लिए डिफरेंट एलर्जेंस का मतलब एक्सपोजर किया जाता है आपकी बॉडी के लिए, ताकि पता चले कि भैया किससे आपको मतलब दिक्कत हो रही है। तो उसका छोटा छोटा डोज भी दिया जा सकता है एलर्जेंस का, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो खैर उसकी कोई बात नहीं है। बाकी ट्रीटमेंट के लिए तो एंटीहिस्टामिन दी जा सकती है, एड्रेनलिन ये सब दिया जाता है, और कुछ स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं कि सडनली सिम्टम्स एलर्जी के जो है उनको कम करा जा सके, तो इसीलिए ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल, लेकिन स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, कार्सिनोजन भी हो जाते हैं, ठीक है। अस्थमा जो है ये भी एलर्जी की वजह से होता है। रिस्पिरेटरी डिजीज देखो, फुसफुस देखो नीचे देख रहे हो, अस्थमा लेके घूम रहा है, अस्थमा में मतलब वो पंप जो होता है वो। तो हमने नॉर्मली पढ़ के ख़त्म कर लिया कि अस्थमा एक तरह की रिस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि एलर्जी की वजह से होती है। लेकिन आज का जो हमारा मॉडर्न स्टाइल है, इस मॉडर्न स्टाइल में लगातार हमारी इम्यूनिटी कम होती चली जा रही है, ठीक है। सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है एलर्जेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए एलर्जिक रिएक्शंस बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ख़ास करके मेट्रो सिटीज़ में, ख़ास करके शहरों में ये सब चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बिकॉज एक तो इन्वायरमेंट है, ऊपर से दूसरा ये है कि बच्चों को हम लोग बचपन से ही एकदम प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देना शुरू कर देते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा वो इन्वायरमेंट के साथ रहेंगे तो डिफरेंट पैथोजन के साथ इनकाउंटर करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनकी इम्यूनिटी भी क्या होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, ऑटो इम्यूनिटी। देखो कभी कभी ऐसा ये होता है कि हमारा शरीर खुद ब खुद अपने ही शरीर को दुश्मन समझ के उसको अटैक कर देता, तो ऐसी इम्यूनिटी कहलाती है क्या, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। और ये खास करके हायर वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलती है, जहाँ पर मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, दो की फॉरेन ऑर्गेनिज्म और सेल्फ सेल को क्या कर सकती है, डिफ्रेंशिएट कर सकती है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या किसी अननोन रीज़न की वजह से बॉडी के ऊपर क्या, बॉडी खुद ही अटैक कर देगी, बॉडी की सेल्स बॉडी के ऊपर ही अटैक कर देंगी, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ ऑर्गन्स या कभी कभी कुछ पार्ट्स भी डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसी जो इम्यूनिटी है, ये ऐसी जो डिजीज़ होती है वो कहलाती है क्या, ऑटो इम्यून डिजीज़। क्या कहलाती है, ऑटो इम्यून डिजीज़। जैसे कि एग्जांपल रिमेटाइड आर्थराइटिस। इसके अलावा एक और डिजीज़ होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड ही पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो डिजीज़ कहलाती है क्या, हाशिमोटो डिजीज़। तो ये हमारी ऑटो इम्यूनिटी वाला लगभग
टॉपिक ख़त्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग HIV का डिस्कशन करेंगे, कैंसर का डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा जितने भी ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ेस हैं उनकी हम लोग वहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। सो आप सभी लोगों का शुक्रिया इस पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए। लास्ट में मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारे जो पेजेस हैं, यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हो। शॉर्ट वीडियोज़ में यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं। क्या रहती हैं? टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं। अब वो किसी भी टॉपिक को, किसी भी मतलब जो बहुत टिपिकल टर्म्स होते हैं या सीरियल वाइज होते हैं, उनको कैसे निमोनिक्स बना के याद करा जाए, तो वो हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो हमसे पर्सनल इंटरेक्शन के लिए, साथ साथ में अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ओके, सो बच्चा लोग, हम लोग मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, मज़े करो, मौज करो, सेफ रहो, हेल्दी रहो।